नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाइट डिजिटल के खास शो पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ आज सहसपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अरेन शर्मा जी हैं। अरेन शर्मा जी कैसा महसूस कर रहे हैं? और बहुत हेक्टिक चुनाव इस बार रहा है और हमेशा ही रहता है, किस तरह देखते हैं आप? थोड़ा रिलीव महसूस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा रहा। जनता का इतना आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, सहयोग मिला और जहाँ गया हज़ारों की संख्या में लोगों का इतना आशीर्वाद मिला जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उनके आशीर्वाद से ही ऐसा लगता है कि इस जनता के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। और मैं उनके आशीर्वाद से अपने पूरे परिश्रम और मेहनत से मैं दिन रात लेकर उनके लिए विकास के कार्य करूँगा। आपकी लगातार सक्रियता सहसपुर क्षेत्र में रही, आप किस तरह देखते हैं इस बार के चुनाव में? आपको क्या डिफरेंस लगा पिछले लगातार के चुनाव में, जो लगभग 3 बार से आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? क्या डिफरेंस आपको नज़र आया? देखिए, जनता इस बार जान गई कि उनके साथ छल किया गया है। जो जनता विकास की मांग कर रही थी, कोई विकास का बड़ा काम नहीं हुआ। यहाँ कोई पिछले जब बीजेपी के शासनकाल में कोई योजना नहीं आई, तो जनता जान चुकी थी कि ना तो उसको बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था कोई रोजगार मिला है, ना यहाँ सड़कें ठीक है, ना पानी की व्यवस्था ठीक है, ना स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, ना महिलाओं के हाथ में कोई काम है। तो जनता अब ज़्यादा दिन भ्रम में नहीं हो सकती थी, इसलिए जनता ने पूरा विश्वास किया और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जीत उत्तराखंड में सहसपुर क्षेत्र से होगी, ऐसी मुझे आशा है। आपको क्या लगता है कि बूथ मैनेजमेंट आपका बहुत मजबूत रहा? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, आपको लेकर सहसपुर विधानसभा की जनता में इस बार सिंपैथी भी नजर आई कि नहीं, अरेन शर्मा को आना चाहिए? जनता का विश्वास पर कायम लगा कि कोई जनता के बीच का आदमी है और ये जनता का ही चुनाव है। ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं था, हर एक व्यक्ति इसमें खुद चुनाव लड़ रहा था। एक दूसरी बात देखने में आई इस बार के चुनाव में कि भाई इस बार अरेन शर्मा वर्सेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता, तमाम अमित शाह वहाँ आ गए, जेपी नड्डा वहाँ आ गए, बस वो नरेंद्र मोदी आने रह गए थे। आपको क्या लगा कि क्या लोगों ने आन का सवाल बना लिया था बीजेपी ने वहाँ पर? देखिए, जो भी बड़े नाम आए हों, लेकिन जनता का विकास का कोई काम नहीं था। कितना भी बड़ा नाम आ जाता, जब तक आप जनता के विकास की बात नहीं करेंगे तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने कोई विकास के काम नहीं किए, जनता जान चुकी थी कि हमारे जनता का विकास का काम नहीं हुआ है। हम किसी भी कीमत पर किसी को भी, हम यहाँ पर विकास की कीमत पर हम किसी को नहीं सहन करने वाले हैं। एक दूसरा और मुद्दा आपके चुनाव के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उठकर सामने आया, जबकि वो मुद्दा भले ही कांग्रेस के जिस लीडर ने कहा, लेकिन बीजेपी ने उसको ऐसा बना दिया कि भाई ध्रुवीकरण कर। तो आपको नहीं लगता कि इस बार के चुनाव को इन्होंने पूरी तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की? देखिए, सहसपुर की जनता क्या चाहती है, हमारा मेन उद्देश्य वही था कि मेरी जनता क्या चाहती है, उसके काम करने हैं और उसके विकास की बात करनी है। और हमने ऐसा, किसी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और हमारे जो पहला शासन निर्वाचित सरकार थी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हम लोगों ने बनाया और हमने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया, हमने श्रीदेव यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया। तो हम सभी उसको लेके अपने उत्तराखंड के संस्कृति और उसको लेके जो हमसे हो सकता है, यहाँ के लोगों की जो भी डिमांड होती है, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, उनके अनुसार काम करती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि आप खुद एनडी तिवारी जी के साथ रहे हैं, विकास का विजन आपके, मुझे लगता है कि पहले से ही साथ में रहा है। और ये सेला कोई में, चाहे आपने सिडकुल की बात रही हो, एनडी तिवारी जी ने बहुत इस क्षेत्र को दिया है। आप किस तरह देखते हैं, क्या अगर विधायक आप बनते हैं 10 मार्च के बाद जो भी फैसला आता है, क्या आपका विज़न रहेगा? देखिए, अभी बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे मिले? डिग्रियां के बाद जो है, जो इन उद्योगों में स्किल्ड युवा चाहिए, तो स्किल्ड सेंटर्स खोलने पड़ेंगे हमको, कि वो जो मशीनों पे काम करने वाले हैं, किताबी ज्ञान से ज़्यादा उन स्किल्ड करना पड़ेगा उन बच्चों को। तो जिससे हमारे स्थानीय उद्योगों में यहाँ पर जो है, उनके लिए जो जियो है 75% से, वो वहाँ पर लागू हो सके वास्तविकता में, धरातल पर, खाली कागजों में नहीं है। तो हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरी मिले और हमारी प्रतिभा यहाँ से पलायन ना हो, जो हमारा टैलेंट है वो कहीं और ना जाए। तो हमें उस टैलेंट को भी रोकना होगा और उनको रोज़गार देना होगा, उन हाथों में काम देना पड़ेगा।
जो बच्चे पढ़े लिखे हैं। और ऐसे ही हमको महिला शक्ति को, जो उनका स्वरोजगार का कोई ऐसे माध्यम से छोटे छोटे कुछ उद्योग लगाने पड़ेंगे जिससे उनकी घर बैठे आय बढ़ सके। एक क्योंकि आपका क्षेत्र है उसमें खेती किसानी के लोग भी काफ़ी हैं, उनको लेकर भी आपका कुछ विज़न है, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, हम नई तकनीक से अब खेती होने लगी है, तो हम छोटी छोटी खेत हैं जो थे, तो उसके अनुसार जैसे हमने एरोमेटिक यहाँ पर उद्योग लगाया कि यहाँ पर इत्र का है, यहाँ केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे जो है जिसमें उनकी लाखों हज़ारों रुपए में जो है फसल पैदा हो सके। और भी जैसे हाइपोसोनिक एक अब नई खेती हो रही है, जो ज़मीन पर पानी कम से कम पानी पर नहीं होती है, तो उस तकनीक को ज्ञान लें यहाँ के किसान और हमारे किसानों की आय बढ़े। तो हम ऐसी तकनीक से जाते हैं जिसमें पानी बहुत कम खर्च हो हमारी खेती पर, और उसमें लागत बहुत कम लगे, और जो है उत्पादन मूल्य बहुत ज़्यादा हो उसका। ऐसी हम इस तरह की खेती अपने किसानों के लिए चाहते हैं। इससे पहले जो विधायक थे हैं वर्तमान में सहदेव पुंडरीक जी, उनका एक बहुत बड़ा विरोध कई जगहों पर इस बात को लेकर था। लगातार वो 2 बार विधायक रहे, लेकिन पानी की समस्याओं को यहाँ पर वो सुलझा नहीं पाए, चाहे भाऊ वाला हो, इसके अलावा कई इलाकों में पानी की बड़ी समस्याएं हैं। इसको लेकर कुछ आपने सोचा है? सुनने में आया कि आपने कुछ कंपनियों से भी CSR के उसको लेकर बात की है, क्या आपका वो है? देखिए, हम पहले तो अपना पूरा मैपिंग कराएंगे, जियो मैपिंग, कि हमारे उसमें धरती के अंदर हमारे क्षेत्र में पानी कहाँ पर है, वाटर लेवल कितना नीचे पूरा की है, किस जगह, उसकी मूल जड़ में, कि हम जियो मैपिंग पूरा स्क्वायर करके कि हमारा पानी किस जगह है पूरे क्षेत्र में, उसके अनुसार उस पानी को कैसे अपनी जनता तक लाया जाए। तो ये बृहद योजना होगी, और मालडुंग परियोजना है, उससे कितने लोगों को, और हम ओवरहेड टैंक्स हैं, हम CSR से, चाहे हमारा जो यहाँ पर PSU है, जो हमारी जनता के लिए विकास के लिए लगाए गए हैं, तो हमारे स्थानीय ग्रामीणों को उसका फ़ायदा मिले। तो ऐसा हम सोचेंगे पूरा कि हमारी जनता के लिए वो पानी मिले, और स्वच्छ पानी मिले। पानी मिलना वो नहीं है, लेकिन स्वच्छ पानी मिले जो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। ऐसा पानी हम सोचेंगे कि अपनी जनता के लिए 24 आवर्स मिले। अच्छा, आपने अभी एनालिसिस कर लिया होगा, कितने मार्जिन से जीत रहे हैं आप? अच्छा बहुमत से। अच्छा, अच्छे बहुमत से। और कितनी सीटें कांग्रेस की उत्तराखंड में आ रही है? आपके तो तमाम बड़े नेता 48 और कई फिगर दे रहे हैं, तो आप कितना दे रहे हैं? बहुमत, अच्छा बहुमत, अच्छा बहुमत, और फिगर से आगे ही रहेगा। और सरकार में मंत्री बनने को लेकर जो विधायक दल का नेता हमारा होगा, और जो हमारा हाईकमान जो को फैसला लेगा, हम तो सेवक हैं, और सेवा के भाव से जो भी हमको कांग्रेस पार्टी काम देगी वो हम करेंगे। तो ये अरविंद शर्मा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से इस बार जीतने जा रहे हैं, और विधानसभा को लेकर इनकी कई कोशिशें होंगी जो ये अगले 5 सालों में करते हुए नजर आएंगे। तो मिलते हैं अगले किसी और पर्सनैलिटी के साथ बात करते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।